जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघात्मक शासन प्रणाली। फेडरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघात्मक शासन प्रणाली। तो देखो, संघात्मक शासन प्रणाली, देखो इसके पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली क्या और संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, तो इन दोनों को हमेशा रिलेट करके पढ़ना पड़ता है, दोनों को आपस में लिंक करके पढ़ना पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो एकात्मक, इसके पिछले सेशन में जो मैंने एकात्मक शासन प्रणाली पढ़ाया था, तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे शासन प्रणाली क्या है, दोनों को लिंक करके पढ़ना होता है। तो देखो हल्का सा रिवीजन करते हैं। देखो एकात्मक शासन प्रणाली मैंने आपको क्या पढ़ाया था। एकात्मक शासन प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र के लिए केवल एक ही सरकार होता है। मैंने आपको क्या बताया था आपको कि एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक जो शब्द लिखा हुआ है उससे क्या समझ में आता है, इससे क्या मतलब निकल कर आता है। देखो जो एकात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली है, तो इस एकात्मक शब्द से एक शब्द का मतलब बोध होता है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र के लिए अर्थात देश के लिए एक ही सरकार होती है जो केंद्र स्तर पर होती है, और कार्यपालिका हो या विधायिका, जो कार्यपालिका होती है और विधायिका, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, है ना, लोकसभा राज्यसभा से कानून पास करना। तो विधायिका अर्थात कानून बनाने का कार्य और कार्यपालिका उस कानून को लागू करने का कार्य एक ही सरकार करते हैं जो केंद्र स्तर पर होती है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था इसके पिछले सेशन में, एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली जिस देश में होता है वहां केवल एक ही सरकार होती है, वो केंद्र स्तर पर होती है, और उसके पास कार्यपालिका की और विधायिका की दोनों शक्तियां होती है। जब बात आती है उसकी छोटे प्रांत बनाने की या प्रांत स्तर पर सरकार या लोकल गवर्नमेंट बनाने की बात आती है, तो केंद्र सरकार यदि चाहे, अगर वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि छोटे प्रांत पर होनी चाहिए, छोटे प्रांत पर सरकार होनी चाहिए, राज्य सरकार होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, यदि उनकी इच्छा है, केंद्र सरकार की अगर इच्छा है, तो वो केंद्र प्रांत सरकार का निर्माण कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किनकी इच्छा पर, केंद्र सरकार की इच्छा पर। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में ऐसा वर्णन नहीं है कि वहां पर केवल केंद्र सरकार ही होगा, प्रांत सरकार नहीं होगा। शासन प्रणाली में ये डेफिनेशन में वहां वर्णन नहीं है। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो सत्ता का क्या कर सकता है, विकेंद्रीकरण कर सकता है, सत्ता का क्या कर सकता है, विकेंद्रीकरण कर सकता है। लेकिन जब बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली में क्या संभव है, तो एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का या सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सत्ता का केंद्रीकरण होता है, ये डेफिनेशन में होता है। लेकिन यदि वो चाहे, वहां अगर केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार चाहेगा तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कर सकता है, अर्थात स्थानीय गवर्नमेंट का, स्थानीय सरकार का भी निर्माण कर सकता है। तो क्या करें, स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, यदि ये केंद्रीकरण स्थानीय इकाई कार्य न करके बल्कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य। देखो अब देखो केंद्र सरकार है, इस लाइन का मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार चाहती है कि लोकल गवर्नमेंट का निर्माण हो, स्थानीय सरकार का निर्माण हो, तो क्या करेगी केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार के निर्माण कर सकती है, प्रांत लेवल का ना, प्रांत स्तर पर सरकार का निर्माण कर सकती है। लेकिन जो सरकार बनेगी किसके अधीन कार्य करेगी। अगर कोई व्यक्ति को, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई पोस्ट दे दिया जाता है, एक कंपनी में पोस्ट दे दिया जाए, चलो भाई तुम्हें किसी भी तरीके से प्रमोशन करके ये मैं पोस्ट दे देता हूँ, या फिर जो सर्विस है, जो यहाँ सीट खाली है, इस एम्प्लॉय की जो सीट खाली है, स्टाफ की सीट खाली है, मैं आपको सर्विस दे देता हूँ, आपको मैं जॉब दे देता हूँ। तो उसके किसी का ना किसी सिफारिश पर वो जॉब मिलता है, तो जो वो बोलेगा उसके अधीन कार्य करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार यदि उनकी इच्छा होगी, यदि ये चाहेंगे, तो स्थानीय सरकार का निर्माण हो जाएगा। और स्थानीय सरकार का अगर निर्माण होता है तो किसके अधीन कार्य करेंगे, किसके अंतर्गत कार्य करेंगे, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करेंगे। तो यहीं पर ये बात लिखा है, अगर यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात सत्ता को और फैलाते, शक्तियों को फैलाते और फैला करके स्थानीय सरकार का निर्माण करते, तो जो भी सरकार वहां स्थानीय सरकार होगी किसके अधीन कार्य करेगी, किसके अंतर्गत कार्य करेगी, केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करेगी। एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लैंड, फ्रांस, जापान की शासन प्रणाली। शासन प्रणाली कैसी है, किसके, कौन सी शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली। एक राज्य एक सरकार, अगर इसको अगर एक लाइन में बोलना है, अगर एकात्मक शासन प्रणाली क्या, अगर एक लाइन में अगर बोलना पड़े तो बोलोगे एक राज्य अर्थात एक राष्ट्र एक सरकार, जो कि केंद्र स्तर पर होगी। तो अगर आपको थोड़ा, मैं हल्का हल्का रिविजन कर रहा हूँ, अगर आपको इसमें डिटेल्स में पढ़ाई करनी है तो इसका पिछला सेशन जाकर देख सकते हो कि मैंने एकात्मक शासन प्रणाली को कितना गहराई से मैंने पढ़ाया था, पिछला सेशन जाकर देख सकते हो। तो हल्का हल्का रिविजन कर जाएंगे। जो इसके पिछले सेशन में बच गया था संघात्मक शासन प्रणाली, उसी शासन प्रणाली को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो चलो आगे बढ़ते। देखो आगे मैंने क्या पढ़ाया था कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन, मैंने क्या, विधि और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका किसी एक ही सरकार के पास होती है। देखो
संपूर्ण राष्ट्र में एक ही सरकार होगी केंद्र स्तर पर, उसके पास तमाम प्रकार की जो शक्तियां होती है एक देश की, सारी शक्ति उस केंद्र सरकार को दे दी जाएगी। अर्थात विधायिका की शक्ति और कार्यपालिका की शक्ति, नीति निर्माण, कानून निर्माण की शक्ति और उसी कानून को क्रियान्वयन इंप्लीमेंट करने की शक्ति सारे एक ही सरकार को दे दी जाती है, केंद्र सरकार को दे दी जाती है। तो नीति निर्माण की शक्ति और क्रियान्वयन की शक्ति एक ही सरकार को दे दी जाती है। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। तो एकात्मक प्रणाली कहता है क्या, केवल एक ही सरकार होगा। जब एक ही सरकार होगा तो फिर यहाँ बात ही नहीं उठता है कि प्रांत होगा या नहीं होगा। तो यहाँ केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि मध्य यहाँ पर क्योंकि प्रांत होता ही नहीं है, स्थानीय सरकार होता ही नहीं है, और उनकी इच्छा है तो वो प्रांत का निर्माण कर सकते, प्रांतीय सरकार का निर्माण कर सकते। लेकिन यहाँ केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां प्रांत की सरकार होते ही नहीं है। अर्थात विकेंद्रीकरण की वजह शक्ति का केंद्रीकरण होता है। सत्ता बोलो या शक्ति बोलो, शक्ति का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण में इकट्ठे एक जगह आकर मिल जाती है शक्तियां, किसी एक व्यक्ति को दे दी जाती है, उसको बोला जाता है केंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को फैलाना, जैसे कि स्थानीय सरकार का निर्माण कर दिया, राज्य सरकार का निर्माण कर दिया और सरकार के अलग अलग संस्थाएं बना दी जाती है। तो वो सत्ता का शक्तियों को क्या कर रहा है, विकेंद्रीकरण कर रहा है, शक्तियों को फैला रहा है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली की क्या डेफिनेशन, उसकी क्या विशेषता है कि सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है, अर्थात सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को दे दी जाती है। इस प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर ना तो संविधान का महत्व होता है, ना ही तो न्यायपालिका का। न्यायपालिका कैसे महत्व होगा, सारी शक्ति किसी एक ही व्यक्ति को दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो निरंकुशता की ओर आगे बढ़ेगी, तानाशाही की आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है ना। और वही कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है, तो वहां पर तानाशाही जैसे संभावना देखने को नहीं मिलता है ना। निरंकुशता को वहां संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। जब एकात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को, मतलब सर्वोपरि है ना, सबसे बड़ा वही व्यक्ति है, उससे कोई बड़ा व्यक्ति है ही नहीं। कार्यपालिका भी वही है, विधायिका भी वही है, न्यायपालिका भी, सारी तमाम प्रकार के देश की सारी शक्तियां किसी एक संस्था को दे दी जाती है, किसी एक सरकार को दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उस पर निरंकुशता जैसी भावना आने लगती है, तानाशाही जैसी भावना आने लगती है। तो ऐसी प्रणाली में स्वाभाविक तौर पर ना तो संविधान का महत्व होता है, ना ही तो न्यायपालिका का महत्व होता है। एकात्मक शासन प्रणाली का लाभ क्या है, तो इसका लाभ ऐसे देशों में दिखाई पड़ता है जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या कम हो और डाइवर्सिटी ज्यादा ना हो, है ना। विविधताएं किस प्रकार से जातीय आधार पर हो सके या फिर धार्मिक स्तर पर हो सकता है, तो इन तमाम प्रकार पर विविधता ना पाई जाए, है ना। जहाँ पर विविधता ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली संभव नहीं हो सकता। मैंने आपको कल इसके पिछले सेशन में एग्जांपल बताया था। फॉर एग्जांपल, किसी एक फैमिली में 5 मेंबर है, 4 से 5 मेंबर, और कमाने वाला कोई व्यक्ति, आय का स्रोत किसी एक ही व्यक्ति के पास है, और दूसरी तरफ देखते हैं जिस फैमिली में 10 से 12 सदस्य है और उनमें कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो भरण पोषण, है ना, अच्छे से विकास किसका होगा, जिसका कम जनसंख्या होगा, मतलब जिनके पास 5 मेंबर है, जिनके परिवार में 5 सदस्य है, उनका ज्यादा विकास होगा। ठीक इसी प्रकार जिस देश की जनसंख्या कम हो, क्षेत्रफल कम हो, डाइवर्सिटी अर्थात विविधता, है ना, विभिन्नताएं जो पाई जाती है जातीय आधार पर, देखो इधर कोई अलग कास्ट के, इधर अलग कैटेगरी के, इधर अलग धर्म को मानने वाले, इधर अलग धर्म को मानने वाले, तो जहाँ विविधताएं, डाइवर्सिटी कम पाई जाती हो, जनसंख्या कम हो, क्षेत्रफल कम हो, तो वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली आराम से ठीक तरह से कार्य कर सकता है। क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली किसी कोई एक ही व्यक्ति सरकार होता है केंद्र स्तर पर, तो अंतिम छोर तक वो उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है, देखभाल नहीं कर पाता है। उनकी क्या इच्छा है, क्या अभी उनकी क्या इच्छा है, क्या उनकी इच्छा है, क्या अभिकांक्षा है, वो पता नहीं कर पाता। केंद्र सरकार अंतिम छोर तक उनकी इच्छाओं को पता नहीं कर पाता कि उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी अभिलाषाएं क्या है। क्या वो शिक्षा के लिए अग्रसर है, शिक्षा चाहते हैं, क्या उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो, तो अंतिम छोर तक विकास नहीं हो पाता एकात्मक शासन प्रणाली में। ये कब होगा, जब क्षेत्रफल बड़ा होगा, जनसंख्या बड़ा होगा। लेकिन वही जनसंख्या कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा, तो एकात्मक शासन प्रणाली बड़े अच्छे तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि एक ही सरकार है और क्षेत्रफल भी कम है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया था कि संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ काम करेगा, जहाँ जिसका डाइवर्सिटी ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, वैसे क्षेत्रफल, वैसे राज्यों के लिए, वैसे देशों के लिए संघात्मक शासन प्रणाली उचित होगा। और जहाँ क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या कम है, वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली। तो इस प्रणाली में शासन पर कम खर्च आते हैं। अब देखो शासन पर कम कैसे खर्च आएंगे, एक ही सरकार है। संघात्मक शासन प्रणाली में हम लोग आगे देखेंगे तो वहाँ 2 सरकार है, डुअल गवर्नमेंट होता है वहाँ पे, तो केंद्र स्तर पर एक राज्य स्तर, तो 2 सरकारें जब चलाई जा रही है तो खर्चे भी ज्यादा आएंगे। और जहाँ एकात्मक शासन प्रणाली की जब बात आती है तो एकात्मक शासन प्रणाली में केवल एक ही सरकार है, तो खर्च कम आएंगे। जस्ट उसके कंपैरिजन में, है ना, संघात्मक शासन प्रणाली के कंपैरिजन में एकात्मक शासन प्रणाली में खर्च कम आते शासन करने में। आगे बढ़ते देखो, इसमें ना तो पृथक अधिकारी तंत्र की जरूरत पड़ती है और केंद्र और आपसी विवादों का न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत सारा धन खर्च होता है और समय का भी व्यर्थ होता है। इस लास्ट वाला लाइन का क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूँ। केंद्र स्तर का सरकार है ना, केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है।
कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है दोनों में आपस में विवाद हो जाता है, और विवाद हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय में सुनवाई होता है, धन की जो खर्च होता है, ज्यादा अधिक मात्रा में धन खर्च होता है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में देखते हैं कि एक ही सरकार है, तो विवाद किनसे होगा, विवाद ही नहीं होगा। जब विवाद ही नहीं होगा तो अधिक अधिक मतलब फालतू का धन भी नहीं खर्च होगा, समय भी व्यर्थ नहीं होगा। तो संघात्मक शासन प्रणाली में एक कमी देखने को मिलता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें समय का भी व्यर्थ होता है, धन का भी खर्च होता है। तो यहीं पर कह रहा है कि एकात्मक शासन प्रणाली का इसका भी लाभ है, इसमें ना ही तो न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत सारा धन खर्च होता है, ना ही तो समय का व्यर्थ होता है, और इसमें आपस किसी का विवाद ही नहीं होता, क्योंकि एक ही सरकार है केंद्र स्तर पर, राज्य सरकार है ही नहीं, तो विवाद किससे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहती है। देखो, एकात्मक शासन प्रणाली, वहां एक ही सरकार होगा, इसकी वजह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहती है। इसके अलावा सभी क्षेत्र संतुलित विकास संभव हो पाता है। संतुलित विकास अर्थात तो एकात्मक शासन प्रणाली में एक ही सरकार है तो नियम कानून भी एक ही बनाएगी और सब पर इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन जब बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली में, तो केंद्र स्तर अलग कानून बना रहा है केंद्र स्तर पर, और राज्य सरकार अलग कानून बना रहा है। तो कहने का मतलब वहां देखने को क्या मिलता है, वहां असमानता देखने को मिलता है, असंतुलित रूप से विकास होता है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में देखते हैं एक ही नियम कानून बनाएगा, सभी के लिए विकास होगा तो सबका विकास होगा, अगर अल्प विकास होगा, हल्का सा विकास होगा तो सबके लिए बराबर रूप से वो फॉलो होगा। तो कहने का मतलब संतुलित विकास होता है, संभव हो पाता है कि शासन प्रणाली में, एकात्मक शासन प्रणाली में। तो एकात्मक शासन प्रणाली में एकात्मक सरकार होने की वजह से निर्णय तीव्र होता है। अब एक ही सरकार है, एक ही सरकार, और उस नियम कानून को अगर इंप्लीमेंट करवाना है तो आराम से तीव्र होगा। तो देखो, इसमें एकल नागरिकता पाई जाती है, शासन प्रणाली में एकल नागरिकता पाई जाती है। एकात्मक शासन प्रणाली तो एकल नागरिकता पाई जाती है, लेकिन जब बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली में तो वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ नोट करके लिख लेना आप लोग कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी एकहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एकल नागरिकता पाई जाती है। किसी व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होगा, वो होगा भारतीय नागरिकता, वो होगा भारतीय नागरिकता। तो एकात्मक शासन प्रणाली हम लोगों ने देखा क्या एकल नागरिकता पाई जाती है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन अपवाद भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी एकहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एकल नागरिकता पाई जाती है। और आगे देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली की कुछ कमियां देखते हैं। हम लोगों ने लाभ देखा तो कुछ कमियां भी है। तो इस शासन प्रणाली में सरकार ज्यादा व्यापक नहीं होती, अर्थात सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, अर्थात उनका देखभाल नहीं हो पाता है, उनकी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, उनकी क्या इच्छा है, चाहते क्या है। तो इस शासन प्रणाली में ज्यादा व्यापक नहीं होते, अर्थात सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं होते। और देखो, क्षेत्रफल बहुत है बड़ा, जनसंख्या बहुत है, एक ही सरकार है तो व्यापक नहीं हो पाते। इसका क्या मतलब है कि वो अंतिम छोर तक, है ना, उनकी जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है, जो वहाँ का नागरिक है, उनकी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा, उनकी क्या जरूरत है, वो उनका पूर्ति नहीं हो पाता है, अच्छे से उनका देखभाल नहीं होता, प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। एकात्मक शासन प्रणाली बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या वाले, विविधता वाले देश में ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। वहाँ जिसकी विविधता ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होगा। तो भारत की जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल भी ज्यादा है, यहाँ डायवर्सिटी हर एक स्टेज पे, मतलब जैसे अब एक सिटी से दूसरे सिटी में जाओगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे, तो इतने प्रकार का डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, इतने प्रकार की विविधताएं देखने को मिलेगा, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए भारत क्षेत्रफल भी बड़ा, जनसंख्या भी ज्यादा है, और भारत की जनसंख्या इतना तो पूछो ही मत। कोई ऐसा राज्य है जो तमाम मतलब कई देशों से ज्यादा जनसंख्या एक राज्य का है। तो कहने का मतलब भारत एकात्मक शासन प्रणाली नहीं, संघात्मक शासन प्रणाली। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल भारत ज्यादा, जनसंख्या भारत की ज्यादा, विविधता ज्यादा पाई जाती है, तो भारत संघात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करता है। इसमें निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। मैंने क्या बोला, अगर सारी सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास दे दोगे तो तानाशाही बनेगा ही बनेगा, निरंकुशता की भावना आएगा ही आएगा। इसलिए कुछ देश में एकात्मक प्रणाली है लेकिन वह संविधानवाद नहीं है। जब संविधानवाद नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वहां निरंकुशता आ ही जाएगी, तानाशाही आ ही जाएगी। जैसे उत्तरी कोरिया, अगर बोला जाए कि अभी वर्तमान समय में कौन सा देश निरंकुशता की ओर आगे बढ़ गया, निरंकुशता की ओर आगे बढ़ गया, तानाशाही की ओर आगे बढ़ गया, तो हो गया उत्तरी कोरिया। और चीन भी है और रूस भी है। कुछ एकात्मक प्रणाली देशों में लिखित संविधान नहीं है, जैसे ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते वहां संविधान ही नहीं है, ये बोलना उचित नहीं होगा। वहां लिखित संविधान नहीं है, लेकिन संविधान लिखित संविधान न होते हुए वहां संविधानवाद है, वहां संविधान के दायरे में रख किया जाता है, वहां सीमित सरकार है, लिखित संविधान नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां संविधान ही नहीं है, लिखित संविधान नहीं है वहां। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। तो हेडिंग लगाओ संघात्मक शासन प्रणाली। आज हम लोगों को पढ़ना संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फेडरल सिस्टम।
फेडरल फेडरल सिस्टम। चलो देखो, संघात्मक शासन प्रणाली, इस प्रणाली में कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होते हैं। मैंने एकात्मक शासन प्रणाली में क्या बताया कि एकात्मक शासन प्रणाली जो जिस देश में ये शासन प्रणाली होता है, सॉरी परिसंघात्मक मैंने जो आपको पढ़ाया था, है ना, शासन प्रणाली की जो सेशन में मेरा स्टार्ट हुआ था, तो हमने पढ़ाया था अपना कॉन्फेडरेशन सिस्टम में पढ़ाया था परिसंघात्मक। तो परिसंघात्मक में क्या होता है कि जो कई प्रांत होते हैं, कई प्रांत जो उनके पास फ्रीडम प्राप्त होती है ना, उनके पास स्वतंत्रता होती है, तो वो लोग आपसी समझौता करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन उनके पास ये शक्तियां होती है कि वो राष्ट्र से अलग हो सकता है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, है ना, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा था किसके लिए? परिसंघात्मक के लिए, कॉन्फेडरल सिस्टम के लिए मैंने कहा था, कॉन्फेडरल सिस्टम के लिए कहा था मैंने। तो लेकिन जब बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम की जब बात करते हैं, तो इस प्रणाली में कई स्वतंत्र राज्य आपसी समझौते के तहत निर्मित हो जाते हैं, लेकिन वो चाह करके भी अलग नहीं हो सकते। किंतु इस समझौते में भाग लेने वाले स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र राज्य, देखो यहाँ स्वतंत्र राज्य हो जाएगा, स्वतंत्र राज्य के पास ये अधिकार नहीं होता कि वह संघ से अलग हो जाए। उनके पास फ्रीडम प्राप्त है, नो डाउट, उनके पास फ्रीडम है, स्वतंत्र सभी प्रकार के उनके पास अधिकार दिया जाता है, राज्यों के पास सभी प्रकार का अधिकार दिया जाता है। लेकिन एक अधिकार नहीं है कि अगर एक बार संघ में शामिल हो गए, संघात्मक शासन प्रणाली में शामिल हो गए, जो कि भारत भी एक शासन प्रणाली, इसी शासन प्रणाली में फॉलो करता है, तो भारत भी एक संघात्मक शासन प्रणाली है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक बार अगर संघ में शामिल हो गया तो वो चाह करके अलग नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने पढ़ा था परिसंघात्मक शासन प्रणाली, उनके पास फ्रीडम भी होती है और एक राष्ट्र समझौते करके आपस में बातचीत करके एक राष्ट्र का, एक राज्य का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन वो चाह करके, अगर वो जैसे इसमें क्या है, चाह करके वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन जब परिसंघात्मक की बात करते हैं तो उसमें समझौते करके एक राष्ट्र का निर्माण तो कर ही लेते हैं। लेकिन अगर उनकी इच्छा होगी कि अलग हो जाए तो आराम से एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम, एक साधारण समझौते के माध्यम से उस राज्य से अलग हो सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली में, तो इसमें ना कर लीजिए, एक और संघात्मक शासन प्रणाली में अगर शामिल हो गए तो अब अलग नहीं हो सकते। यह अधिकार नहीं दी जाती है प्रांतों को या उस राज्य को, अधिकार नहीं दी जाती है कि वो संघ से अलग हो जाए, ये अलग होने की फैसला कर ले। ऐसा नहीं कि वो फैसला कर ले, फैसला तक नहीं ले सकते संघात्मक शासन प्रणाली में। इसीलिए संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों को अविनाशी संगठन कहा सकता है। तो अविनाशी राज्य मतलब जिसका विनाश आ लग गया ना, तो इसका मतलब नहीं, तो अविनाशी राज्यों का मतलब जिस राज्य का विनाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य के पास सारी शक्तियां उसके पास है, फ्रीडम भी है, स्वतंत्रता भी उसके पास है, तमाम प्रकार के सारा अधिकार दिया जाता है राज्यों को। इस अविनाशी राज्यों को अविनाशी संगठन, मतलब जो संगठन जो तैयार किया गया, अर्थात जो राज्य का निर्माण किया गया, राष्ट्र का निर्माण किया गया, उसका भी विनाश नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया कि इस शासन प्रणाली को, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। इस स्टेटमेंट को नोट करके लिख लेना, हाईलाइट करके लिख लेना, शायद आपको, है ना, इस तरीके से जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वहां ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किस शासन प्रणाली में संभव हो पाएगा? तो संघात्मक शासन प्रणाली में। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन परिसंघात्मक कॉन्फेडरल सिस्टम में परिसंघात्मक में क्या वर्णन होता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अर्थात जो राज्य है वो अविनाशी है, उनका विनाश नहीं किया जा सकता, लेकिन जो संगठन बनाएंगे उसको तोड़ा फोड़ा जा सकता है ना, उनसे अलग हो जा सकता है। तो विनाशी संगठन, उनका विनाश किया जा सकता है। तो परिसंघात्मक में, कॉन्फेडरल सिस्टम में अविनाशी राज्यों को विनाशी संगठन कहा जाता है, अविनाशी राज्यों को विनाशी संगठन। लेकिन जब बात करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली में, तो इसमें अविनाशी राज्यों को अविनाशी संगठन क्या कहा जाता है? नहीं तो इसमें राज्य का विनाश होता है और नहीं तो संगठन का विनाश होता है। उदाहरण देख लेते, तो पहले भारत लगाना, अमेरिका लिखना, फिर जर्मनी और स्विट्जरलैंड। संघात्मक, देखो संघात्मक एक स्टेटमेंट याद रखना, फेडरल सिस्टम का एक स्टेटमेंट याद रखना, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इंग्लिश में कहेंगे फेडरल सिस्टम संघात्मक को, और परिसंघात्मक को बोला जाता है कॉन्फेडरल सिस्टम। तो देखो क्या कह रहा है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इंडस्ट्रक्टिबल, है ना, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। फिर से देखो, इसको तोड़ को पढ़ना, अगर नहीं पढ़ना आ रहा है तो इसको तोड़ के पढ़ना, दो अलग अलग भागों में पार्ट के पढ़ना। इसमें देखो
देखो, फेडरल सिस्टम, इंडस्ट्रक्टिबल इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट, परिसंघात्मक अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, कॉन्फेडरल सिस्टम, इसको देखो डिस्ट्रक्टिबल, इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो इस प्रकार से हो जाएगा फेडरल सिस्टम और कॉन्फेडरल सिस्टम। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फेडरल सिस्टम इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट, परिसंघात्मक में कॉन्फेडरल सिस्टम में डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो हमारा ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट याद कर लेना। इंडस्ट्रक्टिबल, देखो इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट, लेकिन जब डी लग गया आगे तो डी मीन्स अविनाशी, है ना। डिस्ट्रक्टिबल बोले तो बोला जाता है ना कि डिस्प्लेसमेंट, एक होता है प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना, एक प्लेसमेंट स्थापन। तो जो अगर डी लग गया तो इसका मतलब समझे अविनाशी। तो डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होती है। मैंने आपको पढ़ाया था, देखो संघात्मक शासन प्रणाली, उसमें दो सरकार होगी, दो गवर्नमेंट पाए जाएगा, है ना, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। अब सोचो केंद्र स्तर पर उनकी क्या शक्तियां होनी चाहिए और राज्य स्तर की जो राज्य स्तर की जो सरकारें हैं उनकी क्या शक्तियां होनी चाहिए, इनका क्या दायित्व है, इनके पास क्या अधिकार दिया गया है, इनको क्या अथॉरिटी दी गई है और राज्य सरकार को क्या अधिकार क्या शक्तियां दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं तो वर्णन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इनकी शक्तियों का वर्णन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जहां वर्णन होगा इनकी शक्तियों के बारे में उसे हम संविधान बोलेंगे। संविधान ही तो इनको आज्ञा देगा कि केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां होनी चाहिए, राज्य सरकार के पास ये शक्तियां होनी चाहिए। तो दोनों की शक्तियों के बारे में कहाँ वर्णन होगा, संविधान के बारे में वर्णन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका की शक्तियां और न्यायपालिका की शक्ति, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया, अलग अलग किया गया। तो इसमें अनुच्छेद 50 में तो ये वर्णन है। और आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस शक्तियों के बारे में बताता है, किस अनुसूची में वर्णन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में, इन दोनों की क्या क्या शक्तियां और किन विषय पर ये कानून बना सकते हैं, ये किस अनुसूची में वर्णन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, याद कीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान की सर्वोच्चता इसलिए होती है ताकि ये वर्णन हो हमें कि केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार की क्या शक्ति होगी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, किन शक्तियों के बीच में डिफरेंस होगा, केंद्र सरकार किन शक्तियों के ऊपर काम करेंगे, है ना, किन चीजों के ऊपर, किन विषयों के ऊपर काम करेंगे, राज्य सरकार किन विषय के ऊपर काम करेंगे। तो अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होती है, क्योंकि संघ की स्थापना संविधान रूपी लिखित दस्तावेज के आधार पर ही होती है। अगर संविधान सर्वोच्च ना हो तो संघ और राज्य के बीच समझौता विश्वसनीय रह जाता है। इसका क्या मतलब हो, अगर संविधान ही नहीं होगा तो कैसे डिसाइड हो पाएगा केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी। तो दोनों के बीच में एक प्रकार से विवाद देखने को मिलेगा, है ना, कि इस विषय पर हम कानून बनाएंगे, इस विषय पर हम कानून बनाएंगे, तो एक प्रकार से विवाद देखने को मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम में, ऐसे प्रणाली में, ऐसे संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होना बड़ा ही जरूरी है ना, बड़ा अनिवार्य है। तो संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी समझौते हो विश्वसनीय रह जाए, है ना, विश्वसनीय हो, दोनों के ऊपर विश्वास करे और उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का विवाद ना हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की व्याख्या के मामले में, देखो ऐसे शासन प्रणाली में न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है। न्यायपालिका की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है और संविधान की व्याख्या के मामले में, आखिर संविधान कहता क्या है ना, संविधान में जो कानून नियम लिखा गया, इसकी व्याख्या करने के लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि संविधान क्या कहता है, केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ न्यायालय को रखा गया है, अर्थात संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायालय को सर्वोच्चता होती है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। ये हो गया सेकंड बात। पहला बात क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। वहां जब भी होगा, जहां भी संघात्मक शासन प्रणाली होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, सर्वोच्चता नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, इनके पास फ्रीडम होगी। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इनके पास फ्रीडम होगी। और न्यायपालिका की यह दायित्व है, यह कर्तव्य है कि संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होनी चाहिए इसमें। तो इस प्रणाली में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों और दायित्वों का
वितरण स्पष्ट रूप से होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का और दायित्वों का, उनकी क्या शक्ति होनी चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उनके पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के मध्य क्या शक्तियां हैं, क्या दायित्व है, इनका स्पष्ट रूप से वितरण, स्पष्ट रूप से बंटवारा किया जाता है। उसकी समुचित व्याख्या को लेकर कई विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। उनसे संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित विवाद होते रहते हैं, और उन विवादों को सुलझाने के लिए न्यायालय की सर्वोच्च का सिद्धांत को मानना पड़ता है, अनिवार्य है। तो न्यायालय को, संविधान को सर्वोच्च माना गया, सर्वोच्च माना गया। अगर इन दोनों के बीच में विवाद होता है तो न्यायपालिका को, है ना, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दी गई है ना, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दी गई है। इसी आधार पर संविधान की व्याख्या के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। अगर कभी दोनों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता सिद्धांत को मानना अनिवार्य हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस शासन प्रणाली में द्वैध सरकार होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें द्वैध सरकार होती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर होता है। केंद्र स्तर एवं राज्य स्तर दोनों सरकार एक दूसरे के प्रति पूरक होते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, एक दूसरे के प्रति पूरक होते, मतलब केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी, राज्य सरकार को पालन करना होगा। कुछ कुछ ऐसे कानून होंगे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, अर्थात ये दोनों सरकार एक दूसरे के प्रति पूरक होते। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, तो पहले भी मैंने आपको बताया संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। क्यों सर्वोच्चता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की क्या शक्ति होगी वही चीज तो बारे में संविधान में तो वर्णन होगा। केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी, तो इन दोनों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, इनके दायित्वों के बारे में बंटवारा किया, स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया। कहाँ वर्णन किया गया, एक किताब में, एक संविधान की पुस्तक में। तो इसलिए कहा गया कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए एवं संविधान कठोर होना चाहिए। साथ ही साथ संसद में 2 सदन होने चाहिए और लोकसभा एवं राज्यसभा। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ एक इस लाइन को स्टार लगा कर लिख लेना इसको। देखो संघात्मक शासन प्रणाली में तो सबको पता है कि द्वैध सरकार होती है, अर्थात यहाँ पर 2 सरकार पाई जाती है, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। लेकिन इस लाइन को, इस पॉइंट को स्टार करके लिख लेना कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, एकदम जरूरी है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए एवं संविधान कठोर होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित शासन प्रणाली में कि कौन सा संविधान कठोर होना चाहिए, तो आपको दिया जाएगा परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। तो बताओ निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली का संविधान कठोर होना चाहिए, तो संघात्मक शासन प्रणाली। आई बात समझ में। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्जाम में, कि संघात्मक शासन प्रणाली के लाभ, अगर ये देखो यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली के लाभ है, तो संविधान कठोर होना चाहिए, साथ ही साथ संसद में 2 सदन होने चाहिए। मैंने बताया है ना, संसद किसका अंग होता है बताओ, विधायिका का या कार्यपालिका का। तो संसद होता है विधायिका का, जहाँ कानून बनाया जाता है। कानून कहाँ बनाएगा, एक संसद में ही बनाएगा। संसद एक प्रकार से समझ लीजिए हॉल है ना। वो हॉल के 2 अलग अलग पार्टों में बांटा गया, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो संसद एक प्रकार से हॉल होता है, हॉल में एक प्रकार समझ लीजिए हॉल है, और हॉल को उस 2 पार्ट में अलग अलग बांटा गया, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो यही बोल रहा है कि इस शासन प्रणाली में, है ना, इस शासन प्रणाली में संसद में 2 सदन होते हैं। देखो यहाँ सांसद लिखा हुआ, यहाँ संसद कर लेना, ये आगे मात्रा हटा लेना। तो संसद में देखो, सांसद एक होता है, संसद एक सांसद होता है। देखो इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक होता है संसद, तो संसद उस हॉल को बताता है कि संसद एक प्रकार का हॉल है, और संसद में बैठने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। सांसद, है ना, सांसद। याद रखना, सांसद और संसद में हल्का सा अंतर, हल्का सा काफी आकाश जमीन का अंतर है। संसद उस हॉल को कहा जाता है जिस हॉल में कानून बनाया जाता है, जिसमें विधि पास की जाती है, और उसमें बैठने वाले व्यक्ति को सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिसे बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इस संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट संसद, और उसमें बैठने वाले व्यक्ति को सांसद कहा जाता है, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस संसद के सदस्य, इस संसद के सदस्य को ही सांसद कहा जाता है, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ देखो जो मैंने स्टार लगा था, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए एवं संविधान कठोर होनी चाहिए, साथ ही साथ संसद में 2 सदन होनी चाहिए, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा देखो 2 सदन तो बोल देते, इसका मतलब समझ में आ गया, एक लोकसभा होगा, एक दूसरा राज्यसभा होगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ये तो मुझे समझ में आ गया सर, कि संविधान की अगर सर्वोच्चता होगी तो इसके आधार पर हम ये डिसाइड कर लेंगे केंद्र सरकार के पास क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास क्या शक्ति होगी। दोनों के बीच में विवाद होगा, तो विवाद को सुलझाने के लिए संविधान के सहारा लेंगे, अर्थात न्यायपालिका संविधान का सहारा लेकर के दोनों आपस का जो विवाद हो उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सर्वोच्चता है ये मुझे समझ में आ गया, लेकिन कठोर संविधान होना चाहिए, इसका क्या मतलब निकलता है? क्यों कठोर, यहाँ पर मुलायम संविधान, अर्थात यहाँ पर कठोर की जगह मुलायम संविधान भी हो सकता था, है ना। तो कठोर संविधान का प्रयोग क्यों किया गया बताइए जरा। संविधान कठोर होना चाहिए, तो कहने का मतलब संघात्मक शासन प्रणाली, देखो
यहाँ जब भी अगर संघात्मक शासन प्रणाली की जब भी बात आएगी तो केंद्र स्तर पर होगा, एक राज्य स्तर पर होगा, केंद्र स्तर पर होगा, एक राज्य स्तर पर होगा। और केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर होने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर साथ ही साथ देखो, साथ ही साथ संसद में 2 सदन होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो यहाँ जब बोल दिया एक लोकसभा एक राज्यसभा, इस कठोर संविधान क्यों होना चाहिए, इसके बाद हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो, संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान कठोर होना चाहिए, इसके पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि संसद में 2 सदन होने चाहिए, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ये शासन प्रणाली की ये लाभ बता रहा है, अर्थात ये विशेषता बता रहा है कि जहां संघात्मक शासन प्रणाली होगी वहां संसद के 2 सदन होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा की थोड़ा सा साइड में करते, पहले लोकसभा समझने की कोशिश करते। तो लोकसभा में जो बैठते हैं मेंबर्स, जो सांसद बैठते हैं, वो कहां से आते हैं, कहां से इलेक्शन उनका होता है, बताइए। लोकसभा में बैठने वाले लोगों को सांसद कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। तो जनता के द्वारा उनका इलेक्शन होता है, अर्थात जनता उनको इलेक्ट करके भेजती है, उनका चुनाव करके भेजती है। तो प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाता है। जब जनता चुनाव करके भेज रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां लोकतंत्र है भाई। जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। तो लोकसभा में जो मेंबर आ रहे हैं, जो सदस्य आ रहे हैं, किनके द्वारा चयनित होकर आ रहे हैं, उस आम जनता के द्वारा। उन आम जनता ने इलेक्ट किया, चुनाव दिया। जब जनता ने चुनाव किया अर्थात वहां लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कठोर संविधान होना चाहिए। लोकतंत्र में कठोर संविधान इसलिए होना चाहिए, अगर ये मुलायम संविधान होगा, सोचो इसके जगह मुलायम होगा तो बड़ा ही आराम से सांसद क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा उसको संशोधन कर करके उनके सारे अधिकारों को, जो आम पब्लिक है, जो आम नेता, जो पब्लिक होती है, जो आम जनता होती है, जो उनके अधिकार है, जो उनके राइट्स है, उनके अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। सोचो अगर यहाँ मुलायम संविधान होगा, है ना, मुलायम संविधान होगा, तो मुलायम संविधान में आपको क्या पढ़ाया था कि बड़ा आराम से संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन क्या है, तो पुराने कानून को हटाना या नए कानून को लाना संशोधन कहलाता है। तो अगर मुलायम संविधान होगा तो यहाँ लोकसभा है राज्यसभा, तो दोनों में कानून पारित कर करके आम जनता के, आम पब्लिक के अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात तुम्हारा अधिकार समाप्त हो गया, तो जैसे आपका अधिकार समाप्त कर देगा, संसद लोग कर देंगे, तो ये सरकार कहां बढ़ने लग जाएगी, निरंकुशता की ओर आगे बढ़ने लगेगी, तानाशाही की ओर आगे बढ़ने लग जाएगी। अर्थात ऐसे ऐसे नियम कानून बना देंगे जो बोला जाएगा तानाशाही है ना, तानाशाही वाला वो गुण आ जाएगा, निरंकुशता वाली गुण आ जाएगी। इसीलिए यहाँ कठोर संविधान रखा गया है। कठोर संविधान में होता है कि बड़ा ही आसान तरीका, मतलब इसमें संशोधन करना नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जाता है, एक जटिल प्रक्रिया, बड़ा मुश्किल प्रक्रिया होता है संशोधन कर पाना। इसीलिए यहां रखा गया कि संविधान कठोर होना चाहिए। कठोर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिख दिया, साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि संसद में 2 सदन होने चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। और लोकसभा में जो बैठते हैं, जो सांसद लोग बैठते हैं, उन्हें आम पब्लिक, आम जनता इलेक्ट करके भेजती है, अर्थात चुनाव करके भेजती है। जब जनता प्रत्यक्ष रूप से जब चुनाव कर रही है, इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है, इसका मतलब ये लोकतंत्र को दर्शा रहा है। तो लोकसभा में जो आम पब्लिक जो इलेक्ट करके भेज रही है, अर्थात चुनाव करके भेज रही है, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये लोकतंत्र को दर्शा रहा है। अभी देखो, जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। जब जनता उसको जो इलेक्ट करके भेज रही है, चुनाव करके भेज रही है, तो किसको दर्शा रहा है, लोकतंत्र को ही दर्शा रहा है। जब जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कर रही है, तो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र की कि जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए। तो जब जनता उसको इलेक्शन दे रही है, इलेक्ट करके भेज रही है, चुनाव करके भेज रही है, लोकसभा में जितने भी सांसद लोग आएंगे, जितने भी एमपी लोग रहेंगे, उन्हें तो आम पब्लिक इलेक्ट करके भेजिए। जब आम पब्लिक इलेक्ट करके भेज रही है, अर्थात लोकतंत्र की अगर यहाँ संरचना मिल रही है, स्ट्रक्चर मिल रही है, उस देश की शासन प्रणाली की जो संरचना है लोकतंत्र जैसी मिल रही है, अर्थात वहां अगर संविधान मुलायम होगा तो उनके सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा, तो वो सरकार निरंकुशता की ओर आगे बढ़ने लग जाएगी, तानाशाही की ओर आगे बढ़ने लग जाएगी। तो आइए बात, और ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा में जो आम पब्लिक इलेक्ट करके भेज रही है, कहीं ऐसा संविधान बना दे कि हमको इलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग परमानेंट एक सांसद बन जाएंगे, लोकसभा हम लोग परमानेंट सांसद बन जाएंगे। इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, और वो लोग ऐसा संशोधन कर देंगे कि 5 वर्ष, केवल 5 वर्षों के लिए नहीं, अगर एक बार सांसद बन जाएंगे तो जीवन काल के लिए सांसद बन के रह जाएंगे, ऐसा संशोधन कर देंगे। तो इसीलिए, है ना, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, तानाशाही सरकार जो तानाशाही की ओर आगे ना बढ़े, इसलिए संविधान को कठोर रखा गया। तो इस संविधान कठोर होना चाहिए, ये बात हमको तब पता चला जब पता चला कि संसद में 2 सदन होने चाहिए, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और रही बात राज्यसभा का, तो राज्यसभा का डायरेक्ट, है ना, जनता उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं देती, है ना, इलेक्शन नहीं होता। जब भी इलेक्शन होता है तो लोकसभा का। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ, संसद के दोनों सदनों में आम जनता किन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा आंसर लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व रहते हैं। देखो,
लोकसभा में केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व रहते हैं, अर्थात जो लोकसभा में जो व्यक्ति रहेंगे केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे, और राज्यसभा में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे, अर्थात जो लोकसभा में जो सांसद लोग रहेंगे वो किसके अनुसार काम करेंगे, किसके प्रतिनिधित्व रहेंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे, और राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व, और जो राज्यसभा में रहेंगे अर्थात जो राज्यसभा है ना, एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा। तो लोकसभा में किसके प्रतिनिधित्व रहेंगे, किसके अनुसार कार्य करेंगे, तो केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करेंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे। लेकिन जब बात आती है राज्यसभा, तो राज्यसभा किस सरकार के, राज्यसभा के, राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व रहेंगे, तो राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे। तो इसलिए इससे केंद्र सरकार चाहकर भी मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकती, और इससे केंद्र सरकार निरंकुशता की होने की संभावना कम होती है। इसको देखो, इसको आराम से, इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि देखो एक लोकसभा एक राज्यसभा, और जब भी कोई कानून पास होगा तो पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, और दोनों सदन से, एक इस सदन से और एक सदन से जब पास हो जाता है वो बिल, पहले बिल बोला जाता है ना, जो भी यहाँ जब शामिल किया जाता है उसको विधेयक बोला जाता है, ये बिल बोला जाता है, इंग्लिश में बिल, हिंदी में विधेयक। जब उस विधेयक को पास कर दिया जाता है तो बन जाता है एक्ट, ये अधिनियम या कानून कह लीजिए, एक्ट कह लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में अधिनियम या कानून कह लीजिए। तो पहले बिल पेश किया जाता है, अर्थात विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा। और केंद्र सरकार अगर चाहेगी कि पूरे संपूर्ण राज्य में मेरा ही डंका बजना चाहिए, मेरा ही शासन होना चाहिए, तो कुछ ऐसा कानून बनाएगी कि राज्य सरकार की शक्तियां डाउन कर देगी, अर्थात उनकी शक्तियों की कमी कर देगी, राज्य सरकार की जो शक्ति है उनकी शक्तियां कमी कर देगी। तो चाहिए कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि राज्य सरकार तो केवल राज्य स्तर पर कानून बना रही है ना, क्योंकि उसका देखभाल होता है राज्य सरकार, केवल राज्य स्तर पर होता है, और केंद्र सरकार तो केंद्र स्तर पर। जब केंद्र स्तर पर बोल दिया गया अर्थात संपूर्ण देश की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार सोचेगी कुछ ऐसा कानून बना दिया जाए कि राज्य सरकार की शक्तियां कम हो जाए, तो क्या एक बिल लाइए, एक बिल पास करेगी, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा किसके प्रतिनिधित्व रहते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व रहते हैं, अर्थात जो लोकसभा के जो व्यक्ति होते हैं, जो सांसद होते हैं, किसको प्रतिनिधित्व करते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो मेंबर रहते हैं, जो सांसद रहते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात केंद्र सरकार अगर चाहेगी कुछ मनमाने तरीके से कुछ कानून बनाना चाहेगी कि राज्य सरकार के शक्तियां कम कर देते हैं, या कुछ ऐसे तानाशाही वाला कुछ ऐसा कानून पास करना चाहेगी, तो पहले लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा तो उन्हीं के व्यक्ति, उन्हीं के प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हीं के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, तो लोकसभा में आराम से बिल पास कर दिया जाएगा। लेकिन जब बात है अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो बैठेंगे मेंबर किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। किसको प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात उनके अनुसार वो कार्य करेंगे कि जो सरकार जो भेजा है वहां पे, जो संसद जो है कहाँ से भेजा गया, तो राज्य है ना, तमाम राज्यों से जो राज्यसभा है, देखो जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जो बैठे मेंबर बैठे, वो मेंबर कहाँ से आए, वो राज्य से, स्टेट से उठकर गए हैं सांसद, स्टेट से उठकर गए हैं संसद में, राज्यसभा में। जब लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में केंद्र सरकार भेजती है, लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो केंद्र सरकार भेजती है। लेकिन जब बात करते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उन्हें कौन भेजते, तो राज्य सरकारें भेजते हैं, अर्थात वो राज्यों से इलेक्ट होकर के आते हैं। तो कहने का मतलब अगर केंद्र सरकार चाहे कि मनमाने तरीके से कानून पास कर दिया जाए, तो आप भैया लोकसभा में तो पास करवा दोगे। लेकिन जब बात आएगी राज्यसभा की, राज्यसभा की बात आएगी, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रतिनिधित्व होते हैं, वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बताओ, अगर वो मनमाने तरीके से कुछ उटपटांग कानून पास करवाना चाहेंगे, तो लोकसभा में तो पास कर लेंगे, क्या राज्यसभा में पारित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार अगर चाह लेगी, है ना, पूरा चाह लेगी, पूरे दम लगा देगी, तो चाह करके भी तानाशाही की ओर आगे नहीं बढ़ सकती, मनमाने तरीके से कानून पास नहीं कर सकती। तो लोकसभा में तो पारित करवा लोगे, पास करवा लोगे उस बिल को, उस कानून को पारित करवा। शुरू में कानून नहीं बोला जाता है, बिल बोला जाता है, उसको विधेयक बोला जाता है। तो उस बिल को तो लोकसभा में पारित करवा लोगे। लेकिन जब बात आई राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आप कैसे पारित करवा लोगे। तो सोचो, अम्बेडकर साहब की यहाँ खूबसूरती दिखाई दी कि नहीं दी, कि केंद्र सरकार ना अपना रगड़ ले पूरा, चाह करके वो बिल अगर कुछ उटपटांग, अगर संविधान के अनुकूल अगर वो कानून नहीं बनवा रही है या नहीं बना रही है, तो राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो सकता। तो यहाँ शायद एक और खूबसूरती देखने को मिला आपको। तो देखो यहीं पर लिखा है, राज्यसभा में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे, इससे केंद्र सरकार चाहकर भी मनमाने तरीके से कानून नहीं बना सकती, इससे केंद्र सरकार की निरंकुशता होने की संभावना कम होती है। जब भाई अपने मनमाने तरीके से कानून बना ही नहीं सकती, पास करवा ही नहीं सकती, क्योंकि राज्यसभा से पारित होगा, जब उसके बाद राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देंगे तभी वो कानून बनेगा, और राज्यसभा में वो अटक गया, तब कैसे मानोगे कि वो कानून बनेगा। तो राज्यसभा में जो बैठते हैं मेंबर बैठते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति प्रतिनिधित्व रहते हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व रहते हैं। तो इससे केंद्र सरकार के निरंकुशता होने की संभावना कम होती है।
संघात्मक शासन प्रणाली बड़े क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या वाले एवं विविधताएं वाले देशों में ही संभव हो पाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ये ज्यादा व्यापक सरकारें होती है, अर्थात अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। जब केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जब सरकारें होगी तो अंतिम छोर तक उनकी क्या इच्छा, आम पब्लिक की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, वो आराम से पूर्ति किए जा सकते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब हो गया, संघात्मक शासन प्रणाली में दो सरकार पाई जाती है और इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान कठोर होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वहाँ लोकतंत्र पाई जाती है। क्योंकि देखो, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा भले ही अब उसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन लोकसभा में डायरेक्ट लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। अर्थात यहाँ पर देखने को मिलता है कि हाँ, संरचना, इसकी संरचना कैसी है, लोकतंत्र जैसी संरचना। जब लोकतंत्र जैसी संरचना है तो संविधान कठोर होना चाहिए, मुलायम नहीं होना चाहिए। अगर मुलायम है वो तो देखो, मैंने क्या बताया, केंद्र सरकार मनमाने तरीके से कानून पास करवाएगी तो वो एक तानाशाही की ओर आगे बढ़ने लग जाएगी। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या कि लोकसभा में किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किसके प्रतिनिधित्व होंगे, केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होंगे, केंद्र सरकार के प्रति प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतिनिधित्व किसके प्रति करेंगे, केंद्र सरकार के प्रति। लेकिन जब बात आती है राज्यसभा, तो यहाँ से सिंपल याद रखना कि लोकसभा में जो भी मेंबर बैठेंगे वो कहां से आएंगे, केंद्र सरकार से आएंगे। लोकसभा में जो मेंबर रहेंगे किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, अर्थात जो भी वो बातें करेंगे या जो भी कानून बनाएंगे किसके प्रति बनाएंगे, केंद्र सरकार के प्रति। लेकिन जब बात आती है राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठेंगे वो कहां से व्यक्ति आएंगे, वो राज्यों से उठ करके जाते हैं। जब राज्यों से उठ करके जाते हैं तो जिस राज्य से रहेंगे, है ना, जिस राज्य से वो सांसद रहेंगे, उसी राज्य के बारे में सोचेंगे, उसी राज्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब बात आती है केंद्र लोकसभा की, तो लोकसभा में केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो जो उसमें सांसद बैठेंगे वो किसके लिए सोचेंगे, केंद्र सरकार के लिए सोचेंगे। तो केंद्र सरकार चाहेगी, अगर मान लो कानून बनाना केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के तो हाथ में है नहीं, तो और चाहेगी मनमाने तरीके से केंद्र सरकार अगर कुछ कानून पास करवाना, तो लोकसभा तो भाई अपर पारित करवा लोगे। सांसद लोग जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो लोकसभा के सांसद वहां से तो पारित करवा लोगे। लेकिन जब बात आती है राज्यसभा, तो राज्यसभा आप कैसे पारित करवा लोगे, बताइए जरा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि निरंकुशता होने की संभावना कम होती है ऐसे शासन प्रणाली में। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे क्षेत्रीय लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब बन जाएगी तो क्षेत्रीय मतलब अंतिम छोर तक महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। क्षेत्रीय सरकार अर्थात राज्य सरकार होने से क्षेत्र के अनुसार कानून बनते हैं। देखो, जब राज्यसभा और एक लोकसभा एक राज्यसभा होगी, तो राज्य से जब सरकार जाएगी, देखो क्षेत्रीय सरकार होने के क्षेत्र से अनुसार होने से क्षेत्र के अनुसार कानून बनते हैं। तो क्षेत्र के अनुसार अर्थात उस राज्य के अनुसार कानून बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, तो यहाँ से जो कानून जब पास होकर के राज्यसभा में आएगा, तो ये राज्यसभा क्या चाहेगी कि हमारे राज्य के अनुकूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य के लिए भलाई के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारे राज्य में क्या फायदा होगा या नहीं फायदा होगा, क्या लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा, कि आम पब्लिक के लिए भलाई होगा कि नहीं होगा। तो ये सोचेगी कि नहीं सोचेगी, क्योंकि राज्यसभा में जो सरकारें बैठी है, किसकी सरकार बैठी है, केंद्र सरकार की या राज्यसभा की। तो ये जो राज्यसभा में जो सरकारें बैठेगी, राज्य सरकार के वो प्रतिनिधित्व रहते हैं। तो जो राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं, जो सरकार होती है, कहाँ से आते हैं, वो राज्य है ना, उस स्टेट से सरकार जाते हैं। तो लोकसभा में केंद्र के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, लेकिन राज्यसभा में उस राज्य के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, है ना, उस राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहने का मतलब, जो भी यहाँ कानून बनेंगे क्षेत्र के अनुसार अर्थात राज्य के अनुसार कानून बनेंगे, इसको ध्यान में रखा जाएगा। संघात्मक प्रणाली में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए किस शासन प्रणाली में क्षेत्रीय सरकार अर्थात क्षेत्र के अनुसार कानून बनाया जाता है। मतलब क्षेत्रीय सरकार होने से क्षेत्र के अनुसार कानून बनाया जाता है। किस शासन प्रणाली में क्षेत्र के अनुसार कानून बनाया जाता है, बताओ। संघात्मक शासन प्रणाली में। तो संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों व दायित्वों का वितरण स्पष्ट रूप से करता है। अर्थात केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। किसके बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र और राज्य बोले तो ये प्रांत बोले, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का पृथक्करण अर्थात इसका हिंदी में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अलग अलग, है ना, बंटवारा पाया जाता है। दोनों को मध्य शक्तियों का बंटवारा अलग अलग पाया जाता है। इस आधार पर केंद्रीय सरकार को बहुत सारी छोटी छोटी दायित्वों को मुक्ति मिल जाती है। देखो इसका महत्व समझने की कोशिश करते हैं। जब केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अब बोला जाए कि भाई तुम जो केंद्र सरकार हो, केंद्र स्तर पर सिर्फ कानून बनाओ, राज्य को भूल जाओ। राज्य को संभालने के लिए राज्य सरकार है और अब जो केंद्र सरकार हो केवल केंद्र स्तर को संभालिए। जब उनका दायित्व राज्य सरकार से हट जाता है, ध्यान हट जाता है, तो इनके पास थोड़ा अलग समय बचता है। जैसे कि आपके पास अगर बोला जाए कि आपको 10 चीजों को देखना है ना, अब हर एक दिन 10 कामों को देखते हो, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को हायर कर लेते हो, है ना, एक दूसरे व्यक्ति को अपने कंपनी में, जैसे आप स्टार्टअप रन कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, छोटी मोटी कंपनी चला रहे हो, उसमें आप 10 चीजों को देखते हो, 10 अलग अलग कामों को देखते हो, लेकिन आपसे ये मतलब आपको एक्स्ट्रा समय नहीं बच पाता है। लेकिन आपने क्या किया, एक अलग स्टाफ को हायर कर लिया, एक अलग एम्प्लॉय को हायर कर लिया। तो आपने क्या किया, अपने से 4 से 5 कामों को इसे सौंप दिया।
तो आपको सिर्फ 5 काम ही करना है। तो एटलीस्ट आपने क्या किया, आधा काम को सौंप दिया किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो आपके पास समय बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार अपने केंद्र स्तर पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार अपने राज्य स्तर पर कानून बनाएगी। तो राज्य स्तर पर जो कानून बनाने की जो समस्या थी, जो उनका जो समय जाता, समय व्यर्थ होता, तो उनका तो ये इससे तो मुक्त हो गए, निजात हो गए। तो उनके पास एक्स्ट्रा समय बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वहीं पर कह रहा है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है। इस आधार पर केंद्रीय सरकार को बहुत सारी छोटी छोटी दायित्वों से मुक्ति मिलती है। जो राज्य स्तर पर जो कानून बनाती है, उनका जो देखभाल करती है, उनसे वो मुक्ति मिलती है। किन्हें, केंद्र सरकार को मुक्ति मिलती है, अर्थात वो उनको फ्री मिलता है ना, उनसे मुक्त होते हैं। और वो अपना पूरा ध्यान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्रित करते हैं। मतलब कि उनका जो यहाँ से ध्यान जो हटता है कि राज्य सरकार के लिए राज्य के लिए उस राज्य सरकार सोचेगी, उस राज्य के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी, हमें नहीं देखना। तो उनका जो समय बचेगा, उनका कहाँ ध्यान होना चाहिए, उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल है ना, इंपॉर्टेंस पर होना चाहिए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। यदि कभी राजनीतिक प्रयोग करना है या कोई नया कानून लाना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले उस कुछ प्रांतों या राज्य स्तर पर लागू करके उसके परिणामों को समीक्षा अर्थात जांच करके धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में किए गए राजनीतिक प्रयोगों को विफलता बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, केंद्र सरकार कोई अगर चाहती है कोई एक नया कानून लाना, तो नया कानून तो पास करवा देगी, लेकिन वो जांच करना चाहते हैं कि वो नया कानून जिस हिसाब से हमने सोचा है कि समाज में अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अर्थात उस राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, क्या उसका सही परिणाम निकलेगा, कैसे आप आकलन कर सकते हो। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि उस कानून को पास करवा देती है, अब कुछ राज्यों में ही, कुछ प्रांतों में इसको लागू करती है। लागू करने के बाद जो परिणाम निकल कर आता है, जो रिजल्ट निकल कर आता है, उसको समीक्षा की जाती है, रिव्यू की जाती है, जांच की जाती है। जांच करने के बाद अगर उसका परिणाम सही रहता है, तो वैसे कंडीशन में सभी उसकी जब जांच करने के बाद जब सही रिजल्ट आता है, तो सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में वो लागू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं, जो भी नए कानून लाए जा रहे हैं, इसकी विफलता होने की संभावना कम रहती है, विफलता रहने की संभावना कम रहती है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि राज्य में विवाद शुरू हो गया, छोटे छोटे प्रांतों में विवाद शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गए। तो इससे क्या रहता है, इससे उस जो कानून बना रहे हैं, जो जिस राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो कानून लाना चाहते हैं, राजनीतिक प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसकी विफलता की संभावना कम रहती है। कब कम रहती है, कि उन्होंने कानून पास करवाया, कुछ राज्यों में इंप्लीमेंट किया, कुछ ही प्रांतों में इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद जब रिजल्ट सही आ रहा है ना, रिजल्ट उसका परिणाम सही आ रहा है, उसके जांच करने के बाद, समीक्षा करने के बाद, रिव्यू करने के बाद, और उसका परिणाम सही रहता है, तो सभी प्रांतों पर लागू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, राजनीतिक प्रयोग की विफलता बहुत कम रह जाती है, विफलता होने की संभावना कम रह जाती है, विवाद होने की संभावना कम रह जाती है, जनता उग्र ना हो जाए, आम पब्लिक उग्र ना हो जाए, आंदोलन ना करने लग जाए, तो इससे इस समस्याओं को निजात पाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि शासन प्रणाली का लाभ क्या है। अब आगे देखते हैं, अब संघात्मक शासन प्रणाली कुछ हानियां देख लेते हैं। अगर इसकी हानियां क्या है, तो इस शासन प्रणाली में कुछ कमियां भी नजर आती है, जिससे देखो मैं इसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगभग चीज संघात्मक शासन प्रणाली किया और एकात्मक शासन प्रणाली किया, लगभग 80% इसके पिछले सेशन में मैंने कवर करवा दिया था। कुछ रह गए थे, 20% कुछ रह गए थे, तो मैं आज इस सेशन में कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आप इसके पिछले सेशन नहीं देखोगे, तो ये सेशन शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको गहराई से जानना है कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, इन दोनों में मैंने लिंक करके, है ना, दोनों में कंपैरिजन करके, अच्छे तरीके से कंपैरिजन करके पढ़ा है। तो आप इसके पिछले सेशन को देखिए, इसके बाद इस सेशन पे जंप मारिए। अगर डायरेक्ट इस सेशन पे जंप मारते हो, तो कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो देखो संघात्मक शासन प्रणाली की हानियां क्या है, तो इस शासन प्रणाली में कुछ कमियां भी नजर आती है। जैसे इसमें दोहरी शासन की व्यवस्था की वजह से न सिर्फ ज्यादा खर्चा आता है, बल्कि प्रशासन का ढांचा भी अत्यंत जटिल हो जाता है। देखो मैंने इसके बारे में भी अच्छा से एक्सप्लेन किया था इसके पिछले सेशन में, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। तो समस्या क्या है, जहाँ एकात्मक शासन प्रणाली अर्थात एक सरकार है, जब एक सरकार रहेगा तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, उसके खर्चों के लिए कम खर्चे आएंगे। अरे भाई, जहाँ एकात्मक शासन प्रणाली, एक केंद्रीय सरकार है, केवल एक ही सरकार है, और एक सरकार में मान लीजिए कितने भी सरकार हो, कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो, तो उस केंद्र सरकार को चलाने के लिए ज्यादा खर्च आएंगे, या उस शासन प्रणाली में उस ज्यादा वहां का ज्यादा खर्च आएगा जहाँ केंद्र स्तर पर भी सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है। ना केवल राज्य, वहां पर जैसे कि भारत में 28 प्रांत, 28 राज्य है, तो 28 राज्य की राज्य सरकार होंगी। और एक एकात्मक शासन प्रणाली जैसे ब्रिटेन में एक ही सरकार पाया जाता है केंद्र स्तर पर, तो बताओ वहां ज्यादा खर्च आएंगे कि यहाँ ज्यादा खर्च आएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस शासन प्रणाली में कमियां भी नजर आती है। जैसे इसमें दोहरी शासन व्यवस्था की वजह से न सिर्फ ज्यादा खर्चा आता है, बल्कि प्रशासन का ढांचा भी अत्यंत जटिल होता है। भाई देखभाल करने के लिए उसको ज्यादा परेशानी होगी, जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा डायवर्सिटी है, तो प्रशासन करने में उसकी जटिलता होगी, थोड़ा कठिनाई महसूस होगी, तो खर्चा भी ज्यादा आएगा।
केंद्र स्तर पर अलग खर्चा, राज्य स्तर पर अलग खर्चा। जब चुनाव भी करवाया जाएगा तो केंद्र स्तर पर अलग से चुनाव चल रहा है, राज्य स्तर पर अलग से चुनाव चल रहा है। लेकिन जब बात देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली में, तो वहाँ केवल केंद्र सरकार पर सरकार है, यानी केंद्र स्तर पर केवल सरकार है। तो वहां ज्यादा खर्च आएगा कि यहाँ ज्यादा खर्च आएगा? ऑफकोर्स यही ज्यादा खर्च आएगा, क्योंकि यहाँ केंद्र स्तर पर भी सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है, तो यहाँ खर्चा भी ज्यादा आता है और प्रशासन का ढांचा भी अत्यंत जटिल हो जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कभी कभी क्षेत्र के आधार को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। मैंने इसको भी बताया था इसके पिछले सेशन में, जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो इन दोनों में कभी कभी है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में इन दोनों में कभी कभी विवाद देखने को मिलता है ना, कभी कभी विवाद हो जाता है और उस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय में जाया जाता है। जब न्यायालय में जाया जाएगा, कोर्ट में जाएंगे ये लोग, तो उसमें भी धन का खर्च होगा, समय का व्यर्थ होगा। तो कहने का मतलब इसमें ज्यादा खर्च भी आता है और समय का भी बर्बादी होता है। जब किसी राज्य में देखो, जो राष्ट्र के शासन प्रणाली के लिए नुकसानदेह सिद्ध होता है, कब? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जब विवाद हो जाए, जब किसी राज्य में किसी ऐसे दल की सरकार, अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, इसको नोट करके लिखो या ना लिखो, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना, स्टार लगा लेना। जब किसी राज्य में किसी ऐसे दल की सरकार बन जाती है जो केंद्र सरकार के बनने वाली दल का विरोधी होता है, क्या इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कभी केंद्र स्तर पर ऐसे दल की सरकार बन जाती है जो राज्य स्तर पर जो दल की सरकार है ये इसके विरोध करती है। फॉर एग्जाम्पल, केंद्र स्तर पर सेंट्रल है ना, इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। देखो, केंद्र स्तर पर एक्स नाम की सरकार है, एक्स पार्टी की सरकार है, एक्स पार्टी की सरकार है, लेकिन जब बात करते हैं राज्य, ये हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र, ये हो गया राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर मान लीजिए बाई पार्टी के राज्य है ना, तो जो एक्स पार्टी की जो सरकार है केंद्र स्तर पर और वाई पार्टी की जो सरकार है राज्य स्तर पर, लेकिन जो ये पार्टी बनती है ना, वाई पार्टी इसके विरोध करती है ना, विरोध करती है, इसकी आलोचना करती है, जनता के बीच में इसको भड़काती है कि देखो सर, जो केंद्र स्तर पर जो एक्स पार्टी, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वाई पार्टी इनका विरोध करती है। जिस दल का सरकार है यहाँ केंद्र स्तर पर, और जो राज्य स्तर पर जो पार्टी है, जिस दल की पार्टी है, ये पार्टी क्या करती है ना, ये दल क्या करती है, ये राजनीतिक दल क्या करती है, इनका विरोध करती है। तो वैसे कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, जब तुम विरोध कर ही रहो तो इनके प्रति लगाव कम जाता है, तो वैसे कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर कि जब किसी राज्य में ऐसे दल की सरकार बन जाती है जो केंद्र सरकार में बनने वाली दल का विरोध करती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, राजनीतिक पॉलिटिकल जैसी समस्या प्रॉब्लम देखा जा सकता है। तो कई बार देखा गया है कि राज्य सरकार जानबूझकर, देखो, जब उसको जो फूटी आंखें नहीं सुहारा है ना, उसको देखना नहीं पसंद कर रहा, हमेशा उनकी विवेचना करने में लगा, आलोचना करने में लगा हुआ है ना, उनके टांगे, मतलब कि कहने का मतलब अपनी जनता को केंद्र सरकार के बारे में भला बुरा कह रहा है, इनके बारे में विरोध कर रहा है, इनको आलोचना कर रहा है। कौन? जो राज्य स्तर पर जो पार्टी, जो राज्य स्तर पर जो राजनीतिक दल है और केंद्र स्तर पर जो दल है, जो पार्टी है, इसका विरोध कर रहा है। कौन? राज्य सरकार, ये हमेशा विरोध करने में लगा। तो वैसे कंडीशन क्या होता है, राजनीतिक ऐसी समस्या देखने को मिलता है। और कभी कभी देखा गया कि राज्य सरकार जानबूझकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी आम जनता को भड़काती है, कि देखो हमारे मोदी साहब है, हमारे जो मोदी सरकार के, उनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आम पब्लिक को भड़काती है, जनता को भड़काती है। तो वैसे कंडीशन में तो आपके बारे में कोई बुराई करेगा, आप कोई मित्र हो या कोई सगे संबंधी हो, अगर वो आपके बारे में बुराई करेगा, है ना, आपकी आलोचना करेगा, क्या लगता है अगली बार आप उससे मिलने के लिए जाओगे, क्या उस भावना से आप मिल पाओगे जो अलग जो लोगों से आप मिलते हो, समझ पाओगे? नहीं। तो वैसे ही होता है, जब केंद्र सरकार को लगने लगता है कि फलाना राज्य हमारे बारे में बुराई कर रहा है, हमारा आलोचना कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, उस राज्य के प्रति उतना लगाव नहीं रहता है, झुकाव नहीं रहता है केंद्र सरकार की। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार में बनने वाले दल के विरोधी होते, ऐसे स्थिति में कई बार राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार देखा गया है कि राज्य सरकार जानबूझकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी आम जनता को भड़काती है, जिससे क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां उभरती है, इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। तो यह क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि आम जनता को भड़काते, क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां उभरती है। क्षेत्रवादी प्रवृत्ति क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये प्रांत है, जैसे ये मान लीजिए बिहार है, तो बिहार के जो आम पब्लिक को, आम जनता को भड़का रही है राज्य सरकार। जब राज्य सरकार भड़का रही है आम जनता को, तो यहाँ की जो पब्लिक है अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, है ना। जब भी ये दूसरे राज्य में जाएंगे या केंद्र स्तर पर जब जाएंगे, यहाँ से कोई व्यक्ति जाएंगे, तो अपने राज्य को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हम ही है, मतलब एक मॉडर्न मूवी का डायलॉग है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही हो तुम हो तो क्या तुम हो। तो कहने का मतलब जो यहाँ से जो भी देखो, जिसे क्षेत्रवादी प्रवृत्ति उभरती है, तो यहाँ जो क्षेत्र के जो लोग रहेंगे, तो
अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करेंगे, है ना, सर्वोच्च समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो भी व्यक्ति जाएंगे तो वहाँ एक विवाद देखने को, समस्या को देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ से जो व्यक्ति जाएंगे दूसरे राज्य में जाने के बाद, है ना, विवाद जैसे समस्या को, ये लड़ाई झगड़े देखने को, समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही उनको दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया है कि देखो फलाना सरकार है, केंद्र सरकार की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है ना, जो बीजेपी की जो पार्टी है, जो मोदी जी जो इस प्रधानमंत्री है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, ऐसे कानून बनाना चाहिए, ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए, तो आलोचना कर रहा है। तो राज्य सरकार आम पब्लिक को भड़का रही है, तो इससे क्षेत्रवादी प्रवृत्ति उभरती है, अर्थात अपने क्षेत्र को लेकर सर्वोच्च समझने की कोशिश करते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियां जो उभरती है, इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। राष्ट्रीय एकता बोला जाता है, राष्ट्रीय एकता, हमें हर राज्य के हर एक व्यक्ति आपस में एकता रहना चाहिए ताकि कोई बाह्य आक्रमण ना करे। जब एकता रहेगा तभी तो कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो इससे राष्ट्रीय एकता में कमी दिखती है, अखंडता में कमी नजर आती है, क्योंकि बोला जाता है कि जो क्षेत्रवादी प्रवृत्ति अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। तो इससे ये समस्या देखने को मिलता है। तो कई बार राज्य सरकार जानबूझकर अपने जनता को भड़काती है। तो आप लोगों को समझ में आएगा, जब किसी राज्य में ऐसी दल की सरकार बन जाती है जो केंद्र सरकार बनने वाले दल का विरोधी होते हैं, अर्थात जो राज्य में जो पार्टी है ना, विरोध करने लग जाती है। अब देखो इसका परिणाम क्या निकल कर आता है, इसका परिणाम देखो जानने की कोशिश करो। कभी कभी देखो कई बार केंद्र सरकार उन राज्यों को विकास पर ज्यादा बल देने के लिए विवश हो जाती है जहां उसके अपने ही दल की से सहयोगी दल का सरकार होती है। देखो केंद्र सरकार जो जिस पार्टी की केंद्र पर जो सरकार है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी वर्तमान समय बीजेपी पार्टी है, बीजेपी है ना, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी वे प्रधानमंत्री, अगर इस ये केंद्र स्तर पर सरकार है ना, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए जैसे कि गुजरात हो गया, है ना, गुजरात हो गया या यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश हो गया या गुजरात हो गया, और इन दोनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार होंगे, है ना, बीजेपी की सरकार होंगे, तो सोचो यहाँ तो विकास होगा ही होगा। वो इस क्षेत्र को विकास करने के लिए, इस क्षेत्र को देखने के लिए विवश हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर क्या, कई बार केंद्र सरकार उन राज्यों के विकास पर ज्यादा बल देने के लिए विवश हो जाते हैं जहां उसके अपने ही दल या सहयोगी दल की सरकार होती है, अर्थात इन राज्यों ने इनका सहयोग किया है या इन्हीं पार्टी की अगर सरकार यहाँ पर है, तो ये पार्टी है ना, जो केंद्र सरकार पे जो पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्टी है, इन राज्यों को विकास करने के लिए विवश हो जाती है। जबकि विरोधी दलों की सरकार के साथ सहयोग रवैया के कारण, असहयोग रवैया कारण, यहाँ आ लगा लेना, आ है ना, सहयोग नहीं असहयोग, जबकि विरोधी दलों की सरकारों के साथ असहयोग रवैया के कारण प्रतिस्पर्धा अगर नहीं समझ में आता तो ब्रैकेट में लिख लेना, कंपटीशन में पीछे हो जाते एवं इनका उतना विकास नहीं हो पाता जितना सहयोगी दलों की शासित राज्यों का विकास हो पाता है। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली में अक्सर असंतुलित विकास का आरोप लगाया जाता है। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जो केंद्र स्तर की सरकार है और जो राज्य स्तर की सरकार है, अगर राज्य सरकार अगर इनका विरोध कर रही है, इनकी आलोचना कर रही है, तो जो केंद्र सरकार है ना, इनका विकास के ऊपर ज्यादा बल नहीं देंगे, इनके विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। जब विकास के बारे में नहीं सोचेंगे तो इनका विकास नहीं होगा। केंद्र सरकार इनके विकास के बारे में नहीं सोचेंगे तो इनका विकास ही नहीं होगा। क्यों नहीं विकास होगा? क्योंकि पहले ही इनके विरोध कर रहे हैं, इनकी आलोचना कर रहे हैं। तो भाई जो आपकी अगर आलोचना करोगे, क्या लगता है आप उनसे मिलने के लिए जाओगे? जो आपकी आलोचना कर रहा है, जो आपके पीठ पीछे भरा बुला कह रहा है, आप उनसे मिलने के लिए जाओगे? नहीं मिलने के लिए जाओगे। तो फिर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, गलत आलोचना कर रहा है, तो केंद्र सरकार की जो सरकार है वो चाह करके भी इन पर विकास करने की संभावना नहीं बनी रहती है। विकास करने के लिए बल दिया जाता है जहां समान पार्टियां होती है या जिस पार्टी ने इस पार्टी को सहयोग किया हो। तो जहां देखा जाता है कि समान पार्टी है, केंद्र स्तर पर वही पार्टी है और राज्य स्तर पर भी वही पार्टी, उस राज्य सरकार की वही पार्टी है, तो यहाँ विकास करने के लिए विवश हो जाते हैं कि इस क्षेत्र को विकास करना चाहिए, क्योंकि सेम पार्टी है। और जिस पार्टी ने सहयोग भी किया हो, अगर इस पार्टी ने सहयोग किया, अगर ये पार्टी अलग है और ये पार्टी केंद्र अलग है, अगर इन्होंने इस राजनीतिक पार्टी ने अगर इन्हें सपोर्ट किया हो, तो यहाँ भी विकास करने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन समस्या कहाँ देखने को मिलता है? जो राज्य सरकार की जो पार्टियां होती है, अगर वो विरोध करते केंद्र सरकार की, आलोचना करते, तो वहां शायद विकास उतना तरीके से ठीक नहीं हो पाता। जब ऐसी समस्या देखने को मिलता है तो उनका जब विकास होगा तो असंतुलित रूप से विकास होगा। तो जहां पार्टी है, जिनकी अपनी पार्टी है, वहां ज्यादा विकास कर दिया गया, और जहां अपनी पार्टी नहीं है वहां उनका विकास उतना नहीं हुआ। तो ये अक्सर आरोप लगाया जाता है कि संघात्मक शासन प्रणाली पर अक्सर असंतुलित मीन्स बराबर रूप से विकास नहीं होना।
तो असंतुलित विकास का आरोप लगाया जाता है कि जहां उनकी पार्टियां होती है, समान पार्टियां होती है, तो केंद्र स्तर उन राज्यों के लिए विवश हो जाती है, ज्यादा बल लगाती है ताकि उनका विकास हो सके। और जिनका पार्टी से मैच नहीं करता, जिन राज्य की सरकार है जहां उनकी पार्टी अगर वो पार्टी से मैच नहीं करता, तो वहां पर ज्यादा बल नहीं लगाते, ज्यादा विकास पर बल नहीं लगाते, जोर नहीं दिया जाता। तो आई थिंक इस माध्यम से समझ में इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिखा गया यहाँ पर। कई बार केंद्र सरकार उन राज्यों पर विवश हो जाती है, विकास पर ज्यादा बल देने के लिए विवश हो जाती है जहां अपने ही दल या किसी सहयोगी दल की सरकार होती है। जब सेम पार्टी होगा, अर्थात जब सेम पार्टी होगा या इन्होंने सहयोग किया होगा, तो इन पर विवश हो जाते हैं ताकि इनका विकास किया जाए। जबकि विरोधी दलों की सरकार उनके साथ असहयोग रवैया, मतलब सहयोग नहीं किया जाएगा, असहयोग रवैया के कारण प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं तथा इनका उतना विकास नहीं हो पाता जितना सहयोगी दलों के राज्यों का, शासित राज्यों का विकास हो पाता है। इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली पर अक्सर असंतुलित विकास का आरोप लगाया जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी निर्वाचन विलंब होता है, तो विलंब देर कैसे होता है? तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी है। केंद्र अगर इन दोनों के बीच में पहले से विवाद चल रहा है या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में कभी कभी निर्वाचन भी विलंब हो सकता है। लेकिन एकात्मक ऐसा नहीं है, वहां तो केवल एक ही सरकार है, तो निर्वाचन में कहीं से समस्या ही नहीं होगा, वहां तो एक ही सरकार है। लेकिन संघात्मक में केंद्र स्तर भी सरकार है, राज्य स्तर की भी सरकार है, तो कभी कभी विवाद की समस्या की वजह से कभी कभी निर्वाचन अर्थात इलेक्शन होने में देर हो सकता है, विलंब हो सकता है। संघात्मक सरकार की वजह से दोहरी नागरिकता पाई जाती है। देखो मैंने इसको भी तो बता दिया था, इसके पहले जो सेशन था मैंने इसमें तो बताया था, संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। तो अर्थात दोहरी नागरिकता बोले दो ही नागरिकता, एक राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, वो इसलिए वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है क्योंकि वहां संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली है, वहां राज्य की भी सरकार है, सॉरी राज्य की भी नागरिकता है और उस देश की भी नागरिकता है। अगर उस जो राज्य के जो नागरिक है दूसरे राज्य में जाएंगे तो उन्हें दूसरे नागरिकता अर्थात उन्हें दूसरी नागरिकता वहां पर बोला जाएगा कि दूसरे राज्य के नागरिक है। तो वहां असमानता जैसे एकता का प्रबल वहां दिखता नहीं है, एकता वहां दिखता नहीं है वहां पे। लेकिन जब बात तब बोलोगे सर कि भारत में तो संघात्मक शासन प्रणाली है, तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता पाई जाती है। तो यहाँ एकल नागरिकता इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ एकता की भावना प्रबल होनी चाहिए, हमें सभी लोग आपस में एक होना चाहिए, एकता की भावना झलकना चाहिए। इसीलिए भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी यहाँ एकहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एकल नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका कर लिख लेना, अमेरिका में एग्जांपल करके लिख लेना, एग्जांपल में करके अमेरिका में द्वि नागरिकता पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शन करके लिख लेना, अपवाद की श्रेणी में करके लिख लेना कि भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए एकल नागरिकता पाई जाती है। और देखोगे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करता है, इसलिए वहां एकात्मक शासन, वहां एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली इसलिए वहां एकल नागरिकता पाई जाती है, लेकिन भारत संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी यहाँ एकल नागरिकता पाई जाती है। लेकिन आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने इसके पिछले सेशन में बताया था कि बताओ भारत में संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारत में एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है इसलिए वहां एकल नागरिकता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत में तो एकल नागरिकता है, तो शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि वहां दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। लेकिन भारत तो संघात्मक शासन प्रणाली, लेकिन यहाँ एकल नागरिकता कैसे हो गई? तो ये समझ में आता है कि एकता की भावना प्रबल होनी चाहिए, इसलिए एकल नागरिकता है। लेकिन कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन में तो एकल नागरिकता है। तो आपसे दो क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली है, नो डाउट, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ये आप लोग यहाँ नोट करके लिख लेना। तो भारत संघात्मक होते हुए भी एकहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात एकल नागरिकता, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, एकल नागरिकता पाई जाती है। आपातकाल के समय निर्णय लेने के लिए समस्या बनी रहती है। अब देखो दो सरकार रहेगी, केंद्र स्तर पर आएगी, एक राज्य स्तर पर आएगी, तो ऐसे कंडीशन में एक समस्या बनी रहती है। अगर इन्होंने अगर कोई कानून पारित किया है ना, कानून पारित, तो उसको मनवाने के लिए, इस पर एग्री करवाने के लिए राज्य सरकार के पास जाएगी, सारे विधेयक मनवाने के लिए सारे राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई केंद्र सरकार कोई रूल बनाती है ना, कोई नियम बनाती है, कोई कानून पास करती है, तो इनसे सहमति लेने के लिए थोड़ा सा समस्या भी लगेगा, थोड़ा लेट भी होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या कह रहा है कि आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय निर्णय लेने में समस्या बनी रहती है। लेकिन भारत संघात्मक होते हुए भी कभी कभी एकात्मक देखने को मिलता है। जब आपातकाल आता है तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय जी आते हैं, और आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो वैसे कंडीशन में सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास चली जाती है, अर्थात केंद्र सरकार के पास चली जाती है। तो आपातकाल के समय भारत एकात्मक शासन प्रणाली को देखने को मिलता है। तो भारत संघात्मक होते हुए इसलिए कहा गया अर्ध संघात्मक। तो देखो कितनी खूबसूरती भारतीय संविधान में। लेकिन
लेकिन जहां संघात्मक शासन प्रणाली है तो आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय निर्णय लेने के लिए समस्या बनी रहती है, क्योंकि कोई भी केंद्र सरकार कोई अगर विधेयक पास करेगी, कोई भी नियम पास करवाएगी तो सहमति लेने के लिए राज्य सरकार पास जाएगी, तो राज्य सरकार क्या पता सहमति देगा या नहीं देगा। तो उसमें क्या होता है कि आपातकाल के समय निर्णय लेने के लिए समस्या बनी रहती है। नोट भारत लिख लेना, नोट करके यहाँ लिख लेना कि भारत आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है। इससे राष्ट्र की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती, अतः आपातकाल की समस्या का समाधान एक सूझबूझ तरीके से किया जाता है। भाई भारत की खूबसूरती है, भारत संविधान की खूबसूरती यही तो है। देखो और आगे देखते हैं, इस शासन प्रणाली में न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जब ऐसा जब इमरजेंसी आता है तो इस प्रणाली में अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। संपूर्ण देश असमान कानून बने लगते हैं, संपूर्ण देश असमान कानून बने लगते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, संपूर्ण देश असमान मतलब बराबर रूप से नहीं। अब देखो केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है। भारत के ही देख लेते हैं, भारत संघात्मक शासन प्रणाली है, केंद्र स्तर पर सरकार और राज्य स्तर पर सरकार है। तो बताओ भारत में कितने राज्य, 28 राज्य, 28 राज्य के अलग अलग सरकार होंगी। अब वो राज्य की सरकार अलग कानून बना रही है, ये राज्य सरकार के अलग कानून बना रही है। तो हर एक राज्य अर्थात 28 राज्य के राज्य सरकारें हैं, सभी राज्य की सरकार अलग अलग कानून बना रही है। तो जब अलग अलग कानून बनाएगी तो क्या लगता है समान रूप से विकास होगा या असमान रूप से विकास होगा? संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है और राज्य स्तर पर भी सरकार होती है, और 28 राज्य है, 28 राज्य के उस राज्य के सरकार है, अर्थात 28 राज्य के मुख्यमंत्री है ना। राज्य के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। राज्य के जो मंत्री है मुख्यमंत्री कहा जाता है, जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं मंत्रियों के, उन्हें मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो 28 राज्य, उसी 28 राज्य के राज्य सरकार है। सभी लोग आपस में मिलजुल के तो कानून बनाते नहीं है, सबका कानून तो अलग अलग होता है। तो वैसे कंडीशन में अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली में देखा जाता है कि संपूर्ण देश में राज्य सरकार अपने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानून बनाया जाता है, इसीलिए असमान कानून बनने लगते। केंद्र स्तर पर अलग एवं राज्य स्तर पर अलग कानून, कभी कभी समान कानून भी बन जाते, कभी कभी देखा जाता है कि समान कानून भी बन जाते कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम 90% अलग अलग ही कानून बनते हैं, असमान तरीके से कानून बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी समान रूप से भी कानून बन जाते हैं केंद्र एवं राज्य स्तर पर। देखो कभी कभी देखने को ये मिलता है केंद्र सरकार जो कानून बनानी वही कानून राज्य स्तर पर भी, मतलब राज्य सरकार भी वही कानून बनाती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कभी कभी ऐसा होता है कि कानून दोनों का मैच कर जाता है, दोनों एक ही कानून बना देते हैं। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर आपको खत्म हो गया होगा। तो आप लोगों ने देखा एकात्मक शासन प्रणाली क्या और संघात्मक शासन प्रणाली क्या। तो संघात्मक शासन प्रणाली आज के सेशन में कुछ खास था नहीं, हल्का फल्का जो छूट गया था आज इस सेशन में कंप्लीट करवा दिया था। इसके पिछले सेशन में मैंने एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली को दोनों को लिंक करके मैं पढ़ाया था, लेकिन कुछ बिंदु जो कुछ ऐसे पॉइंट थे जो संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित कुछ बच गए थे, तो आज मैंने इस सेशन में कंप्लीट करवा दिया। तो देखो हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा था, तो हम लोग पढ़ रहे थे शासन प्रणाली। इसको दो अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। एक बांटा गया था केंद्र व प्रांतों के आधार पर, प्रांतों के संबंध के आधार पर। दूसरा कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर, कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर, विधायिका के संबंध के आधार पर, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। पहला हो गया था परिसंघात्मक, दूसरा हो गया था एकात्मक, तीसरा हो गया था संघात्मक। तो मैंने केंद्र व प्रांत के संबंध के आधार पर परिसंघात्मक पढ़ा दिया, एकात्मक भी पढ़ा दिया, संघात्मक भी पढ़ा दिया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्फेडरल सिस्टम। इसको बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। इसको बोला जाता है फेडरल सिस्टम। ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। ये तीनों प्रकार के मैंने केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर परिसंघात्मक अर्थात कॉन्फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम पढ़ा दिया आपको। और हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर। इंतजार कीजिए हमारा नेक्स्ट सेशन विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। इसमें आ जाएगा संसदीय प्रणाली, दूसरा आ जाएगा अध्यक्षात्मक प्रणाली, संसदीय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम।
और इसको बोला जाता है प्रेसिडेंटरी सिस्टम। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो कल हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली और आदेशात्मक प्रणाली। जय हिंद।